दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। ये मजेदार फिल्म देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रोम के शक्तिशाली सम्राट सीजर और उसकी सेना से, जो कहीं उसकी सेना उसकी जय जयकार करने लगती है। लेकिन सम्राट के पीछे खड़ा उसका उप सेनापति राजा के मंत्री से कहता है, क्या तुमने अभी तक सम्राट सीजर को ये नहीं बताया कि रोम में अभी भी गौल नाम का एक गांव है जिस पर हम तमाम कोशिशों के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो धूर्त मंत्री कहता है, अभी उन्हें इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में गौल नाम का वो गांव दिखाया जाता है। वहाँ के खुशहाल लोग रोज की तरह ही अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं। गांव में एक बेसुरा गायक भी होता है जिसकी आवाज सुनकर लोग अक्सर ही अपने कान बंद कर लिया करते हैं। इसी गांव का एक बूढ़ा गेटाफिक्स, जो कि भूगोल और विशेष औषधियों का जानकार होता है, गांव के लोगों से कहता है, आसमान में मंडरा रहे पक्षी जिस तरह की आकृति बना रहे हैं वो इस गांव पर आने वाले किसी खतरे का संकेत देती है। अगले सीन में सीजर का किला दिखाया जाता है। किले के अंदर मक्कार मंत्री सेनापति से पूछता है, बताओ गौल गांव के बारे में क्या जानकारी लाए हो। सेनापति कहता है, उन गांव वालों के पास एक ऐसा जादुई काढ़ा है जिसे पीते ही उनमें हाथी जितनी ताकत आ जाती है। मंत्री हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है। सेनापति कहता है, वहाँ गेटाफिक्स नाम का एक बूढ़ा मास्टर उस खास काढ़े को बनाता है। इस पर लालची मंत्री कहता है, सोचो जिसे वो काढ़ा बनाने का फॉर्मूला मिल जाए वो तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। भोंदू सेनापति कहता है, जी वैसे मैंने ये बातें अभी किसी और को नहीं बताई हैं। मंत्री कहता है, अच्छा किया, अभी किसी को इस बारे में बताना भी मत। फिर वो उसको किले की निगरानी करने वाले टावर पर ले जाता है और उससे पूछता है, आखिर उस काढ़े का असर कितनी देर तक रहता है। सेनापति कहता है, 10 मिनट तक। तो मंत्री कहता है, फिर जितने चाहे उतने सैनिक ले जाओ, 10 मिनट तक उन गांव वालों को लड़ाई में उलझाए रखो और जैसे ही काढ़े का असर खत्म हो जाए गांव वालों पर टूट पड़ो। इससे उन्हें काढ़ा बनाने और पीने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। सेनापति कहता है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। उस गांव में ओबेलिक्स नाम का एक आदमी है, उसे जादुई काढ़ा पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो बचपन में जादुई काढ़े की कढ़ाई में गिर गया था। तब से उसमें हमेशा जादुई काढ़े की शक्ति बनी रहती है। मंत्री कहता है, तू उस अकेले को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर पकड़ लो, ये मेरा इंजीनियर उसके लिए जाल बना देगा। सेनापति कहता है, हमने कोशिश की थी पर उस ओबेलिक्स का एस्ट्रिक्स नाम का एक दोस्त है जो बहुत ही बुद्धिमान है। वो इतना चालाक है कि हर मुश्किल से बच जाता है, लेकिन फिर भी हम उन दोनों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अगले दिन एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को दिखाया जाता है जो जंगल से शिकार करके अपनी गांव की ओर लौट रहे होते हैं। उनके साथ उनका छोटा कुत्ता भी होता है। उसी रास्ते पर आगे चट्टान से बना एक द्वार होता है जिसके ऊपर मंत्री अपने इंजीनियर तथा सैनिकों के साथ एक बड़े से पत्थर को रस्सी से बंधवा रहा होता है ताकि उसके जरिए वो एस्ट्रिक्स तथा ओबेलिक्स को हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। इस षड्यंत्र से अनजान दोनों दोस्त जैसे ही पुल के नीचे से निकलकर गेट को पार करते हैं, घात लगाकर ऊपर खड़े मंत्री के लोग मशीन घुमाकर लकड़ी के फट्टे के जरिए पत्थर नीचे सरका देते हैं। इससे पत्थर नीचे एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स पर जा गिरता है और दोनों दब जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि नीचे एक गड्ढा होता है जिससे कि दोनों मरने की बजाय उस गड्ढे में धंसकर जिंदा बच जाते हैं। वहीं मंत्री और उसके लोग दोनों को मरा हुआ मानकर बहुत खुश होते हैं। भोंदू सेनापति कहता है, ये दोनों मेरी बहुत धुलाई करते थे लेकिन आज मैंने दोनों को एक साथ ही निपटा दिया। इसी बीच गड्ढे में फंसा ओबेलिक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी भरकम पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर जब वो अकेले इसमें कामयाब नहीं हो पाता तो वो एस्ट्रिक्स से काढ़ा पीकर उससे इस काम में सहयोग मांगता है। इस पर एस्ट्रिक्स अपने पास रखा हुआ जादुई काढ़ा पी लेता है। अब क्योंकि ओबेलिक्स में तो पहले से ही जादुई काढ़े की ताकत होती है, इसलिए दोनों मिलकर पत्थर को उठाने लगते हैं। इससे ऊपर खड़े मंत्री और सेनापति घबरा जाते हैं और उन्हें अंदेशा हो जाता है कि ये दोनों जिंदा बच गए हैं। इसीलिए वो सभी लोग पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों दोस्त अपनी ताकत से पत्थर को पलटने में कामयाब रहते हैं, जिससे कि सिपाही भी पत्थर के साथ पलट जाते हैं। इस घटना से डरकर मंत्री और उसके साथ आए सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन दोनों दोस्त सेनापति को पकड़कर उसके कान मरोड़ते हुए कहते हैं, हर बार हम तुम्हारी इतनी धुलाई करते हैं उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या। सेनापति कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऊपर से आदेश मिला था। इस पर दोनों उसे चेतावनी देकर वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन सीजर का किला दिखाया जाता है जहाँ सैनिक किले की सुरक्षा के लिए उसके बाहर 3 मजदूरों से खाई खुदवा रहे होते हैं। उसी समय सीजर का एक नया कर वसूलने वाला अफसर कई जगहों से वसूला गया कर लेके किले के गेट तक आता है। हालांकि किले के फाटक के अंदर जाते वक्त उसके साथ लाए गए संदूक से निकलकर
एक सोने का सिक्का नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो एक मजदूर उस सिक्के को देखकर उस पर मिट्टी डाल देता है और फिर सभी सैन्य कर्मियों के वहाँ से चले जाने के बाद वो उसे वापस जमीन से निकाल लेता है। ये देखकर उसके बाकी दो साथी मजदूर कहते हैं तुम्हें वो सिक्का वापस दे देना चाहिए। तो मजदूर पॉल उनसे कहता है चुप रहो, वो बड़ा सा संदूक करके सिक्कों से पूरा भरा हुआ है, पर मेरे पास उसे हड़पने के लिए एक तरकीब है। इसके बाद रात होने पर गौल गांव दिखाया जाता है, जहां गांव का मुखिया गांव वालों के साथ भोज कर रहा होता है। इस दौरान पॉल नाम का वो मजदूर अपनी योजना के तहत बाकी दो मजदूरों के साथ गांव के फाटक पर आकर दस्तक देता है। तो द्वारपाल उससे पूछता है तुम कौन हो और इतनी बरसात में यहाँ किस लिए आए हो। मजदूर पॉल कहता है अपने मुखिया से बता दो, मैं दूर देश से आया हुआ एक महान ज्योतिषी हूँ और मेरे साथ दो चेले भी हैं। हम आज रात इस गांव में रुककर विश्राम करना चाहते हैं। तो द्वारपाल मुखिया को इस बारे में सूचित करता है। इस पर मुखिया के पास बैठा हुआ एस्ट्रिक्स मुखिया को सचेत करते हुए कहता है आपको यूं ही किसी को भरोसा करके उसे शरण नहीं देनी चाहिए। आजकल ज्योतिष के वेश में ज्यादातर पाखंडी ही होते हैं। तो मुखिया उससे कहता है तुम बेवजह ही शक कर रहे हो। फिर वो द्वारपाल से कहकर बहरूपीय पॉल और उसके चेलों को अंदर बुलवाता है। अंदर आने पर मजदूर पॉल पहले तो अपने साथियों के साथ छक्कर खाना खाता है और फिर अपने भविष्यवक्ता होने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है। इससे प्रभावित होकर मुखिया उससे अपने गांव तथा अपना भविष्य देखने के लिए कहता है। तो पॉल नाटक करते हुए कहता है मुझे दिखाई दे रहा है सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक जो तुम गांव वालों को मिलने वाला है, लेकिन वो खजाना सीजर के सैनिकों से घिरा हुआ होगा। ये सुनकर मुखिया तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एस्ट्रिक्स उससे कहता है ये क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो तुम। एस्ट्रिक्स की बातों से पॉल समझ जाता है कि वो उसकी योजना को चौपट कर सकता है, इसीलिए वो मुखिया से कहता है इस आदमी की वजह से मेरा भविष्य देखने पर ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो मुखिया धूर्त मजदूर पॉल की बातों में आकर एस्ट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर भेज देता है। उसके जाते ही बहरूपिया पॉल मुखिया से कहता है मैं देख रहा हूँ उस खजाने से आप बहुत बड़ी सेना बनाएंगे और फिर पूरे रोम पर आपकी हुकूमत होगी। ये सब सुनते ही मुखिया खुशी से गदगद हो जाता है। इसके अगले दिन कर वसूलने वाले नए अफसर को दिखाया जाता है, जो सैनिकों के साथ संदूक लेकर कर वसूलने के लिए निकल रहा होता है। ऐसे में सेनापति उससे कहता है अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाइए और गौल गांव में कर वसूलने मत जाइए, क्योंकि हम में से अब तक जिसने भी इसकी कोशिश की है उसकी जमकर धुलाई हुई है। पर नया अफसर उसकी बात नहीं मानता और संदूक तथा सैनिकों के साथ गाँव की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर मुखिया जब अपने लोगों के साथ गाँव की सुरक्षा दीवार से सैनिकों को उनकी ओर आते हुए देखता है तो वो बूढ़े गेटा फिक्स को जल्दी से सबके लिए जादुई काढ़ा बनाने के लिए कहता है। गाँव की सुरक्षा दीवार के पास पहुंचकर सेनापति फिर से कर अफसर को समझाता है, लेकिन कर अफसर इस बार भी नहीं मानता और फाटक खुलवाकर वो गांव के अंदर चला आता है। वहां मुखिया समेत सभी गांव वाले इकट्ठा हुए होते हैं। अफसर उनसे कहता है हम कर वसूलने के लिए आए हैं, जल्दी से सभी लोग कर की राशि मेरे साथ लाए हुए इस बॉक्स में डाल दो। ये सुनकर मुखिया और बाकी गांव वाले उन्हें पहले आए हुए सैनिकों का कवच और कपड़े दिखाकर कहते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ कर मांगने आए लोगों के साथ हम क्या करते हैं। तो नाराज अफसर सैनिकों से सभी घरों को लूट लेने का आदेश देता है। हालांकि सिपाही जैसे ही इसके लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही ओबेलिक्स और काढ़ा पिया हुआ एस्ट्रिक्स अपनी ताकत से उन सैनिकों को फुटबॉल की तरह उछालकर बाहर फेंकने लगते हैं। गांव के दीवार के बाहर सहम कर खड़ा हुआ सेनापति ये सब देख रहा होता है। वहीं एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स थोड़ी ही देर में सभी सैनिकों को पीट पीट कर उन्हें सुरक्षा बाड़े से बाहर फेंक देते हैं। इससे डरकर अफसर समेत सभी सैनिक वापस किले की ओर भाग जाते हैं, जिसके बाद गाँव वाले लड़िया पर लदे हुए संदूक को गांव के अंदर ले आते हैं। संदूक के अंदर भरे हुए ढेर सारे सोने के सिक्के देखकर मुखिया सबसे कहता है भविष्यवक्ता पॉल ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी, ये खजाना हमारे हाथ लग गया है। अब मैं एक बड़ी सेना तैयार करके पूरे रोम पर राज करूंगा। एस्ट्रिक्स मुखिया से कहता है कर ना देने तक तो ठीक था, पर अगर हम सीजर का इतना सारा धन हड़प कर जाएंगे तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए हमें इसे वापस कर देना चाहिए, वरना इसकी वजह से हमारे गांव पर भारी विपत्ति आ जाएगी। लेकिन मुखिया या कोई भी गांव वाला धन वापस करने के पक्ष में नहीं होता, इसीलिए वो सभी एस्ट्रिक्स की ये बात नजरअंदाज कर देते हैं। अगले सीन में नए कर अधिकारी को दिखाया जाता है, जो सीजर के पास जाकर उसे इस घटना के बारे में बता देता है। तो सीजर मंत्री को अपने पास बुलवाकर उससे कहता है आखिर तुमने मुझे पहले कभी ये क्यों नहीं बताया कि एक गांव हमें कर नहीं देता और उस पर हम कब्जा भी नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि अब उन्होंने हमारा इकट्ठा हुआ सारा कर भी हड़प लिया है। इस पर मंत्री बहानेबाजी करते हुए कहता है महाराज मुझे लगा ये सब आपके लिए छोटी बात है। सीजर कहता है बेवकूफ ये तुम्हें छोटी बात लगती है,
उन्होंने मुझे चुनौती दी है। सेना तैयार करो और जाकर उस गांव का काम खत्म कर दो। सीजर के इस आदेश से सेना में हलचल मच जाती है, क्योंकि सभी सैनिक कई बार पहले ही गैल गांव वालों से भिड़ने का अंजाम देख चुके होते हैं। हालांकि फिर भी सीजर के आदेश की मजबूरी की वजह से उन्हें आक्रमण करने के लिए निकलना पड़ जाता है। अगले सीन में गौल गांव दिखाया जाता है, जहां मुखिया खजाना मिलने के बाद खुशी में बड़ी सेना बनाने की योजना तैयार कर रहा होता है। इसी दौरान सीजर की सेना गांव के सीमा के करीब पहुंच जाती है, जबकि सीजर खुद अपनी सेना से कुछ दूरी पर खड़े होकर सभी घटनाक्रम पर नजर रख रहा होता है। अब जब गांव वालों को सीजर की सेना दिखती है तो वो सभी जल्दी जल्दी जादुई काढ़ा पी लेते हैं। हालांकि मंत्री अभी भी सीजर से जादुई काढ़े वाली बात छिपा कर रखता है। वहीं काढ़ा पीने के बाद गांव वाले एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स के साथ गांव की ओर बढ़ रहे सैनिकों की ओर दौड़ लगाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मारते हैं। उन लोगों के अंदर आई हुई शक्ति से सैनिक उनसे टकराकर तिनके की तरह हवा में उछलने लगते हैं और सैनिकों की ढाल और कवच भी उन्हें नहीं बचा पाता, जिससे कि कुछ ही देर में ज्यादातर सैनिक ताश की पत्तों की तरह तितर बितर हो जाते हैं। ये सब देख रही सैनिकों की दूसरी टुकड़ी डर कर अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर ढाल का घेरा बना लेते हैं, लेकिन एस्ट्रिक्स तथा ओबेलिक्स गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें भी पस्त कर देते हैं, जिससे घबराकर सभी सैनिक उल्टे पांव अपने किले की ओर भाग जाते हैं। जबकि वहां से थोड़ी दूरी पर घोड़े पर बैठा हुआ सीजर मंत्री के साथ अपनी सेना की दुर्दशा देखकर हैरान हो रहा होता है। इसी बीच जब एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स की नजर उन पर जाती है तो घबराकर सीजर भी मंत्री के साथ वापस लौट जाता है। फिर रात में गांव में जश्न मनाया जाता है और भोज का आयोजन होता है। ऐसे में बेसुरे गायक का मुंह बंद करके उसे बांध दिया जाता है ताकि उसकी आवाज से अशांति न फैलने पाए। हालांकि एस्ट्रिक्स अभी भी पॉल से चिढ़ा हुआ होता है। ये देखकर मुखिया दोनों को आपस में मिलाकर उनके गिले शिकवे दूर कराने की कोशिश करता है, पर मक्कार पॉल इसी का फायदा उठाकर एस्ट्रिक्स को भ्रमित करने वाला मशरूम खिला देता है, जिससे कि एस्ट्रिक्स का अपने दिमाग पर काबू नहीं रह जाता। तो अब पॉल अपनी योजना के अनुसार उसकी आंखों में देखकर उसे सम्मोहित करते हुए कहता है, सीजर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए तुम्हें आज उसे हर हाल में खत्म कर देना होगा। वो देखो सामने सीजर वहाँ ऊपर बैठा है। तो एस्ट्रिक्स उस ओर देखता है जिधर की ओबेलिक्स बैठा हुआ होता है, लेकिन पॉल के वशीभूत होने के नाते एस्ट्रिक्स को ओबेलिक्स सीजर जैसा ही दिखता है। दुष्ट पॉल उन दोनों को आपस में लाकर गाँव वालों को उलझाना चाहता है ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो खजाना लेकर वहाँ से फरार हो सके। उसकी चाल कामयाब होना शुरू भी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स को सीजर समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। वहीं ओबेलिक्स उसे बार बार समझा रहा होता है कि वो सीजर नहीं है, लेकिन एस्ट्रिक्स का दिमाग नहीं खुलता। मुखिया और गांव वाले एस्ट्रिक्स के इस अजीब व्यवहार से परेशान होकर उसे काबू में करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल संदूक लदा ठेला लेकर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो जाता है। इधर एस्ट्रिक्स को काबू में न आते देखकर गेटाफिक्स बेसुरे गायक को बुलवाकर उसे एस्ट्रिक्स के कान में गवाता है। गायक की बेसुरी आवाज सुनते ही एस्ट्रिक्स का भ्रम टूट जाता है और वो सबसे कहता है, मेरी ऐसी हालत पॉल के द्वारा दिए गए मशरूम खाने से हुई है, कहाँ गया वो ढोंगी। तो कुछ गांव वाले कहते हैं, ना तो वो यहाँ दिख रहा है और ना ही धन वाला संदूक। ये सुनकर एस्ट्रिक्स मुखिया से कहता है, देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, मैंने उसके बारे में सतर्क किया था, लेकिन तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब धन तो वो ले गया है, लेकिन इल्जाम हम गाँव वालों पर रहेगा। अगले सीन में फिर से सीजर को दिखाया जाता है, जो अपने मंत्री से पूछ रहा होता है कि आखिर कैसे हमारे सैनिकों से कम गांव वालों ने बिना हथियार के ही हमारी सेना को खदेड़ दिया। सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस भूखे शेर के हवाले कर दूंगा। इससे डरकर मंत्री सम्राट से कहता है, महाराज हमें किसी तरह भी बुढ़े गेटाफिक्स को काबू में करना होगा, क्योंकि अगर वो जादुई काढ़ा नहीं बना पाएगा तो गाँव वाले हमारी सेना के आगे नहीं टिक पाएंगे। सीजर पूछता है, लेकिन तुम उस बूढ़े को कैसे पकड़ोगे। मंत्री कहता है, 2 दिन बाद जंगल में अलग अलग क्षेत्रों के औषधि विशेषज्ञों की मीटिंग होगी, मैं वहीं पर जाल बिछाकर उस बूढ़े को पकड़ लूंगा। इसके 2 दिन बाद गेटाफिक्स जंगल की मीटिंग में जाने से पहले एस्ट्रिक्स को एक लोटा भरकर जादुई काढ़ा देता है। गेटाफिक्स की सुरक्षा के लिए ओबेलिक्स और एस्ट्रिक्स भी उसके साथ जाते हैं। हालांकि जंगल के किनारे पहुंचकर गेटाफिक्स एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स से कहता है, तुम दोनों यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ औषधि विशेषज्ञ ही जा सकते हैं। तो वो दोनों दोस्त वहीं रुक जाते हैं, जबकि गेटाफिक्स कुत्ते के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं जंगल में मीटिंग वाली जगह पर मंत्री और उसके कुछ लोग भी विशेषज्ञों की वेशभूषा में वहां आए हुए होते हैं। इससे अनजान गेटाफिक्स जैसे ही बाकी विशेषज्ञों को अपना खास काढ़ा तैयार करके दिखाता है, मंत्री और उसके आदमी अपने नकली बाल और दाढ़ी मूंछ निकालकर गेटाफिक्स को पकड़ लेते हैं। ये देखते ही कुत्ता तेजी से वहाँ से भागता है और जंगल के किनारे बैठे एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को जंगल की ओर खींचने लगता है।
कुत्ते की इस हरकत से एस्टेरिक्स समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी ओबेलिस्क के साथ जंगल के अंदर जाता है। मीटिंग वाली जगह पर पहुंचकर वो देखते हैं कि बाकी के विशेषज्ञ तो पेड़ पर उल्टा लटके हुए हैं। इससे घबराकर दोनों वहाँ लटके हुए लोगों में से एक से पूछते हैं, हमारे गुरु कहाँ गए? वो विशेषज्ञ कहता है, उन्हें सेनापति और उसके आदमी उठाकर ले गए हैं। ये जानकारी मिलने के बाद ओबेलिस्क पहले तो पेड़ हिलाकर उन सबको नीचे उतारता है और फिर एस्टेरिक्स के साथ सीजर की छावनी की ओर चला जाता है। उस वक्त सैनिक गाँव पर हमला करने के लिए बल्लियां और सीढ़ियां तैयार कर रहे होते हैं। उसी बीच जैसे ही एक सैनिक झाड़ियों की तरफ आता है, वैसे ही ओबेलिस्क उसे बांधकर उसके कपड़े खुद पहन लेता है। जिसके बाद एस्टेरिक्स ओबेलिस्क से कहता है, अंदर गेटाफिक्स तक जाने के लिए तुम्हें मुझे पकड़ने का दिखावा करना होगा, इस तरह हम अंदर कैदखाने तक पहुंच सकते हैं। तो ओबेलिस्क उसे कंधे पर उठा लेता है और सैनिकों के पास जाकर उनसे कहता है, ये गौल गाँव का जासूस है, मैंने इसे यहाँ जासूसी करते हुए पकड़ा है, जाओ मंत्री को इस बारे में सूचित कर दो। दूसरी ओर मंत्री गेटाफिक्स को एक कैदखाने में बंद करके उससे कहता है, मेरे लिए जादुई काढ़ा तैयार करो, वरना मैं तुम्हें रोज तड़पाऊंगा और मरने भी नहीं दूंगा। लेकिन गेटाफिक्स इसके लिए तैयार नहीं होता, तो मंत्री उसे टॉर्चर करने वाली मशीन में बंधवा देता है। इसी बीच एक सैनिक मंत्री के पास आकर उससे कहता है, एक जासूस पकड़ा गया है। ये सुनकर मंत्री बाहर जाता है, जहाँ सैनिक के वेश में मौजूद ओबेलिस्क उससे कहता है, मैंने बूढ़े गेटाफिक्स के एक सहायक को पकड़ा है। इससे खुश होकर मंत्री उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओबेलिस्क थोड़ा मोटी बुद्धि का होता है, इसलिए वो उससे कहता है, फिलहाल मुझे भूख लगी है। तो सेनापति कहता है, तुम रसोई में जाकर जी भर कर खाओ। ये सुनते ही भूखा ओबेलिस्क खाने के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि मंत्री सिपाहियों से कहकर एस्टेरिक्स और उसके कुत्ते को भी उस कैद खान में भिजवा देता है जिसमें गेटाफिक्स कैद होता है। वहाँ एस्टेरिक्स और कुत्ते को टॉर्चर होता हुआ देखकर गेटाफिक्स मजबूरी में मंत्री के लिए जादुई काढ़ा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर एस्टेरिक्स बूढ़े से कहता है, इस काढ़े के इस्तेमाल से हमारा पूरा गाँव बर्बाद कर देगा। तो बूढ़ा कहता है, फिलहाल इसकी चाहत सीजर को हटाकर उसकी गद्दी पर कब्जा करना है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये गांव पर ध्यान देगा। धूर्त मंत्री कहता है, हाँ। फिर वो गेटाफिक्स के कहे के अनुसार काढ़ा बनाने की सामग्री मंगवाता है। एस्टेरिक्स को भी पिंजरे में बंद करके उसके पास रखा जाता है। तो अब ना चाहते हुए भी बूढ़ा जादुई काढ़ा तैयार कर देता है। इसी दौरान सीजर को मंत्री के इरादों की भनक लग जाती है, तो वो कुछ सैनिक भेजकर उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब जब सैनिक मंत्री को पकड़कर राजा के शिविर की ओर ले जा रहे होते हैं, उसी दौरान अपने कुत्ते को ढूंढ रहे ओबेलिस्क की मुलाकात फिर से मंत्री से होती है। उसको कई सारे सैनिकों को एक साथ ढकेलते हुए देखकर मंत्री उसे लुभाने के लिए उससे कहता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दिलवाकर अपना सबसे खास अंगरक्षक बना लूंगा। तब तुम जो चाहो वो खा पी सकते हो और सुंदरियों के साथ मजे भी कर सकते हो। ये सब सुनकर मोटी खोपड़ी वाला ओबेलिस्क अपना काम भूलकर उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद ओबेलिस्क की शक्ति का इस्तेमाल करके मंत्री पहले तो उसे गिरफ्तार करने आए सैनिकों को पिटवाता है और फिर कुछ सैनिकों को अपने साथ मिलाकर राजा को चुपचाप कैद करवा देता है। हालांकि वो बाकी सेना को इस बारे में भनक नहीं लगने देता और उन लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, सम्राट सीजर फिलहाल बीमार हैं, इसलिए वो कुछ दिनों तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। तो सेना के सभी लोग उसकी चाल समझे बिना उसकी बात मान लेते हैं। अब क्योंकि मंत्री अनौपचारिक तौर पर राजा की गद्दी पा चुका होता है, इसीलिए वो अय्याशी करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो ओबेलिस्क को भी खिला पिलाकर मदमस्त कर देता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि एस्टेरिक्स उसके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो उसका खात्मा करने के लिए उसे एक पिंजरे में बंद करवाकर अखाड़े में सबके सामने लाता है, जहाँ मंत्री के पास खड़ा ओबेलिस्क नशे में होने की वजह से एस्टेरिक्स को नहीं पहचान पाता। तो अब दुष्ट मंत्री एस्टेरिक्स के पिंजरे खुलवाकर उसकी ओर सांप और शेर छुड़वा देता है, लेकिन एस्टेरिक्स बुद्धिमानी दिखाते हुए सांपों को पकड़कर उनसे शेरों को डराता है, जिससे कि शेर उसके करीब नहीं आने पाते। इस तरह जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो मंत्री उसे हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता है। हालांकि अब तक एस्टेरिक्स की आवाज सुनकर ओबेलिस्क होश में आ जाता है और अब वो हाथियों का मुकाबला करते हुए उन्हें उछाल देता है। एस्टेरिक्स उससे कहता है, अभी तक तुम कहाँ खोए थे, हमें जल्दी से जल्दी गेटाफिक्स को आजाद करना होगा। तो दोनों वहाँ से भागते हैं। इससे घबराकर शेर खुद ही अपने पिंजरे में वापस चले जाते हैं। यहाँ से निकलकर ये दोनों दोस्त गेटाफिक्स को कारागार से आजाद कर देते हैं। इसी दौरान पतीला पहना हुआ एक आदमी भी उनसे मदद मांगता है, तो दोनों उसे भी आजाद करके अपने साथ गांव ले जाते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग मुखिया और गांव वालों को सारा माजरा बताते हैं। हालांकि इसके बाद जब वो लोग पतीले वाले आदमी के सिर से पतीला हटाते हैं तो उसके अंदर सीजर होता है। मामला गर्माता देखकर सीजर उनसे कहता है, देखो मंत्री ने मेरी गद्दी छीन ली है, अगर तुम लोग राजगद्दी वापस दिलाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम लोगों के गाँव को हमेशा के लिए अपने शासन क्षेत्र से आजाद मानूंगा और कभी भी कर वसूलने की कोशिश नहीं करूंगा। मुखिया इसके लिए तैयार हो जाता है।
तभी गेटाफिक्स, एस्ट्रिक्स, ओब्लिक्स और मुखिया को अपनी झोपड़ी में ले जाकर उनसे कहता है, मंत्री हमें ज्यादा देर संभलने का मौका नहीं देगा, वो जल्दी ही पूरी सेना लेकर यहाँ आएगा। ऐसे में मुझे काढ़े में कुछ ऐसा मिलाना होगा जो कि ताकत को दोगुना कर दे, तभी हम लोग उसकी भारी भरकम सेना से निपट पाएंगे। इसी बीच सीजर उनके पास आकर उनसे कहता है, जब तक काढ़ा तैयार हो रहा है तब तक सभी लोगों को गांव की सुरक्षा दीवार पर चढ़कर सैनिकों को अंदर आने से रोकना होगा। तो अब बिना काढ़े के ही गांव वाले दीवार के आसपास घेराबंदी करके खड़े हो जाते हैं। अब तक मंत्री भी अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसमें कि वो खुद एक टावर पर काढ़ा लेकर बैठा हुआ होता है। वहीं बाउंड्री तक आ चुके सैनिक सीढ़ियों से चढ़ के तथा कूद फांद करके गांव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि उन सैनिकों और गाँव वालों में धक्का मुक्की और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर बूढ़ा एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स के साथ मिलकर ज्यादा ताकत वाला काढ़ा बनाने में लगा होता है, जबकि इधर कम संख्या होने के बावजूद गांव वाले पूरी ताकत लगाकर सिपाहियों को गांव में घुसने से रोक रहे होते हैं। हालांकि सिपाहियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से सभी सिपाही एक साथ मिलकर फाटक तोड़कर गांव के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर गांव वालों पर टूट पड़ते हैं। इससे कम संख्या में लड़ रहे गांव वालों की उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। लेकिन इतनी देर में बूढ़ा जादुई काढ़ा पिलाकर एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स के ढेर सारे शक्तिशाली रूप बना देता है। तो अब वो सभी रूप लड़ाई में शामिल होकर सैनिकों की कपड़े की तरह धुलाई करते हुए उन्हें फुटबॉल की तरह बाहर उछालने लगते हैं, जिससे कि सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और कुछ ही देर में ज्यादातर सैनिक कूड़े की तरह गांव की सीमा से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये देखकर टावर पर चढ़ा हुआ मंत्री घबराकर काढ़ा पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो काढ़ा पी पाता, एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स मिलकर टावर नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि काढ़ा भी जमीन पर गिर जाता है। मंत्री की जमीन पर गिरते ही सीजर उसके सामने आता है और सैनिकों से कहता है, मैं बीमार नहीं था, इसने मुझे बंदी बनाया था, इसलिए इस धोखेबाज को पकड़ लो। तो सिपाही मंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर आपस में जश्न मनाते हैं।